कब जगेगा आपका भाग्य। आज ज्योतिष में इसको एक्सप्लेन करता हूँ और ये बात समझना बड़ा ही मुश्किल है कि भाग्य कब जगा। भाग्य तो आपका तभी जाग गया था जब आप पैदा हुए। अगर आध्यात्मिक शब्दों में बात करें तो भाग्य आपका उसी वक्त जाग गया था, क्योंकि आपको शरीर मिला है और वो शरीर 9 महीने की गर्भ अवस्था को धारण करने के उपरांत आपको मिला है। आपका जीव आत्मा वो पल पल इस बात के लिए तड़पता रहा गर्भ में कि प्रभु मैं इस गर्भ से बाहर निकलूं, क्योंकि जैसे मरने में कष्ट होता है वैसा ही पैदा होने में भी कष्ट होता है। लेकिन इस कष्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शास्त्र में केवल 2 ही कष्ट बताए गए हैं और वो कष्ट हैं जन्म लेना और दूसरा मृत्यु को प्राप्त करना। तो इस शास्त्र के अनुसार आपका भाग्य तो तभी जाग गया जब अमूर्त से आप मूर्त रूप में आ गए। जब आप कुछ नहीं थे, आपका केवल अस्तित्व एक प्रकाश पुंज आत्म तत्व में उपस्थित था, लेकिन आपने संसार को पा लिया, इस पृथ्वीलोक में अपना पदार्पण कर लिया। लेकिन ज्योतिष के संदर्भ में जब ज्योतिष की गणना करते हैं तो आपका भाग्य कब जगेगा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के अंदर उस आध्यात्मिक ज्ञान की या उस खोज की या सत्यता की या मानसिक अवस्थाओं की बड़ी कमी पाई जाती है, जिसके कारण वो केवल एक ही बात समझते हैं कि उसका भाग्य जगने का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होना, कोई बड़ा मोटा धन प्राप्त होना या कोई लॉटरी लग जाना। इन छोटे शब्दों में इन्हीं की बात कर लेता हूँ कि भाग्य कब जगेगा, अर्थात वो मोटा धन कब प्राप्त होगा, वो लॉटरी कब लगेगी और गवर्नमेंट जॉब भी कब लग सकती है। ज्योतिष में ये बड़ी अद्भुत बातें हैं, हालांकि इनकी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इन कैलकुलेशंस के हिसाब से ज्योतिष में सर्वप्रथम अशुभ जन्म अध्याय उसको देखते हैं, जो व्रत पाराशर होरशास्त्र के अंतर्गत बहुत बड़ा भाग लिए हुए है। उसमें बात सामने आती है कि आप कौन सी तिथि में जन्मे, तभी आपकी संपत्तियां लिख दी जाती हैं। आपकी कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में आपकी संपत्तियां आपको कितनी मिलनी है वो आपके अशुभ जन्म अध्याय पर निर्भर करता है। उसके बाद जब 9वें घर की जन्म कुंडली में 9वें घर को भाग्य कहा जाता है। 9वें घर की दशाएं अथवा उसमें बैठे हुए ग्रहों की दशाएं आती हैं, तब भी भाग्य जागता है। और कई बार ऐसा भाग्य जागता है कि बड़े लंबे समय तक धन प्रदान करता रहता है। धन और संपत्ति दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं, अलग अलग योग होते हैं। जिसकी जैसी चाहना होती है भाग्य जगने पर वो वैसा फल प्राप्त करता है। किसी का भाग्य जगा है लेकिन शादी के बाद उसको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसका भाग्य जगा हुआ तो तभी माना जाएगा कि जब उसको संतान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यदि कोई बेरोजगार बैठा है कई साल से, अथवा कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई साल से तपस्यारत है, जब उसको फल प्राप्त होता है तब उसका भाग्य जगा माना जाता है। लेकिन ये सभी अच्छे फल केंद्र और त्रिकोण की दशाओं में आते हैं और कई बार बहुत रेयर केसेस में आता है कि षष्ठेश की दशा में, प्रतिस्पर्धा की दशा में भी, कंपटीशन की दशा में भी बड़े अच्छे फल देखने को मिलते हैं। राजयोग बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होती है। ये षष्ठेश की दशा में
और छठे भाव में बैठे हुए पाप ग्रहों की दशाओं में भी फल देखने को मिलते हैं। प्राचीन पुस्तकें बिल्कुल सटीक आज की डेट में सभी लोगों के ऊपर, जो 600 अरब लोग 600 करोड़ 6 अरब लोग पृथ्वी पर हैं, उनके बारे में बिल्कुल सटीक गणना कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। क्योंकि मेदिनी ज्योतिष, भौगोलिक ज्योतिष, आर्थिक ज्योतिष, मानव ज्योतिष को प्रभावित करती है और बहुत सारी खगोल की घटनाएं वो इस बात को प्रभावित करती हैं कि मनुष्य का भाग्य केवल भाग्य पर नहीं बल्कि उसके डिसीजन, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके कर्म और प्रयास उसके भाग्य में अपना कितना योगदान देते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना जीवन को इस प्रकार से इस रूप में बदल देते हैं कि भाग्य नाम की कोई विषय वस्तु नहीं, अपितु केवल अपनी संकल्प शक्ति से जैसा उन्होंने चाहा वैसा किया। तो कर्म और प्रयास आपके भाग्य को जगाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तुलसीदास जी ने भी इस बात को इसी तरह से लिखा है, कर्म प्रधान करी विषु रचि राखा, को करी तर्क बड़ा ही साखा। कर्म प्रधान है और जिसका कर्म प्रधान है उसका भाग्य तो हमेशा ही जगा रहता है। बस उसको तो उस जीवात्मा का शरीर मिलने का इंतजार रहता है कि मैं संसार में आऊं तो कुछ ऐसे पुण्य कर्म करूं कि पुनः इस संसार में न आना पड़े, कबीरदास जी के अनुसार। नमस्कार।